नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर सबसे पहले बड़ी खबर माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पेरेंट्स को साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यूपी बोर्ड ने कहा है कि छात्राओं के नंबर बढ़ाने या उन्हें पास कराने का लालच देकर कुछ साइबर ठग पैसे ऐंठने के प्रयास में जुटे हैं। इस तरह के फोन कॉल्स को बिल्कुल भी तवज्जो न दें। इस तरह की कॉल आते ही पुलिस और डीआईओएस को सूचना दें। लखनऊ में इसी तरह का एक मामला सामने आया जिसमें साइबर ठग एक छात्रा के फेल होने का बहाना बनाकर 6,000 रुपए की डिमांड कर रहा है और कह रहा है कि वो मार्कशीट में नंबर बढ़ा सकता है और फर्स्ट डिवीजन पास कराने की मार्कशीट दे देगा, जिसके बाद अब बोर्ड ने पेरेंट्स के लिए चेतावनी जारी की है। संभल हिंसा मामले में आज सांसद जियाउर रहमान बर्क न्यायिक जांच आयोग के सामने पेश हुए। बर्क ने टीम के सवालों का जवाब दिया। पूछताछ के बाद बाहर निकले बर्क ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं, मुझे कोर्ट पर भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। जहां तक आरोप की बात है, आरोप चीज अलग होती है और उसको साबित करना अलग रहता है। आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, लेकिन मैंने पहले से ही कहा है कि वो गलत है। और क्योंकि मैं देश की जनता के द्वारा चुना गया एक देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं और मेरा मकसद इस देश के अंदर कानून, विश्वास पे, संविधान पे यकीन रखते हुए आगे इस देश की तरक्की का है। और इसलिए जो चीज आरोप लगाए गए हैं, ये उम्मीद है कि मुझे माननीय न्यायालय पे विश्वास है कि वो चीज सारी चीज खत्म होंगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। संभल के जनेटा शरीफ दरगाह में अवैध मुतवल्ली की कारनामे का खुलासा हुआ है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद एसडीएम और स्वास्थ्य महकमे ने जांच पड़ताल शुरू की तो मिला है कि वक्फ के नाम पर करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को दरगाह के अंदर क्लिनिक मिला है, उसमें एक्सपायर्ड दवाएं मिली हैं। इसके बाद क्लिनिक को सील कर दिया गया है। एक क्लिनिक संचालित है। कल एफडीएम महोदया के साथ में मैं भी वहाँ गया था, तो वहाँ एक क्लिनिक की व्यवस्था में पाई गई, जैसे डिस्पेंसरी और क्लिनिक वहाँ स्थापित था। कोई दवाइयाँ थी अगर जो प्राप्त हुई, इसमें एलोपैथिक दवाइयाँ और आयुर्वेदिक दवाइयाँ थी और इसका कोई भी रजिस्ट्रेशन कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ कि वो रजिस्टर्ड है। तो इस दृष्टि में उसको अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई। कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड को फिर बड़ा झटका लगा है। 93 बीघा वक्फ की संपत्ति सरकारी खाते में दर्ज कर ली है। जिले में वक्फ के नाम 98.95 हेक्टेयर भूमि है। डीएम ने बताया कि 3 तहसीलों में जांच टीम गठित की गई है। ग्राम समाज की खतौनी को चेक कराया जा रहा है। ज्यादातर वक्फ संपत्ति पर मदरसा और कब्रिस्तान है। वक्फ से पहले ग्राम समाज के खाते में कुछ भूमि दर्ज थी। जांच के बाद उन संपत्तियों को सरकारी भूमि घोषित किया गया। सिराथू तहसील के कड़ाधाम इलाके में एक कार्रवाई हुई है। कुल मिला के हमारे जो लैंड डिटेल है 398 है कुल संख्यात्मक में, और एरिया है 98.95 हेक्टेयर। उसके क्रम में अराउंड 93 बीघा ज़मीन हमने कब्जा मुक्त करवाया। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, इसमें सारे हमारे ग्राम समाज की खतौनी में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि कितने में कब्रिस्तान है, कितने में मदरसा है, कितने में कौन से ऐसी लैंड दर्ज हुआ है, और उसको हम चेक कराएंगे। और हमारे रजिस्टर्स के सापेक्ष में हम चेक करवाएंगे गवर्नमेंट लैंड कौन सा है और इसकी प्रॉपर्टी में कौन सी अंकित की है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच मामले में सुनवाई की। कल भी सुप्रीम कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। कानून के विरोध में कपिल सिब्बल ने दलील रखी है और कहा है कि यह धार्मिक आजादी में दखल है। सिंघवी ने संशोधित कानून पर रोक लगाने की मांग की है। अन्य वकीलों ने भी कानून पर रोक लगाने की मांग की। सीजेआई ने कहा कि रोक की मांग पर याचिकाकर्ता को नहीं सुनेंगे। हर चीज को धार्मिक तौर पर सामने लाना सही नहीं। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा और कहा कि यह महज एक कानून नहीं है, जेपीसी के विचार विमर्श के बाद यह आया है। एसजी ने कहा है कि अब मुस्लिम समुदाय के सभी संप्रदाय को जगह मिलेगी। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस संजय कुमार, हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी
गैर हिंदू हैं। तो यहां पर तुषार मेहता ने कहा, मैं केवल एक वैधानिक कमेटी की बात कर रहा हूं जो नजर रखेगी। आज प्रक्रिया जो रही वो नोटिस इशुएंस तक की रही। वहाँ पे कोर्ट ने आज सुना, बहुत डिटेल में आर्गुमेंट्स हुए दोनों पक्षों की तरफ से, कई पिटीशंस थी। तो कोर्ट ने चूंकि इंटरिम पे आज हम लोगों ने प्रेस किया कि इंटरिम रिलीफ के तौर पे कुछ चीज़ों पे स्टे होना चाहिए, कुछ प्रोविजंस पे, तो कोर्ट ने उसके लिए कल की तारीख मुकर्रर की है और कल 2 बजे दोबारा इस पे सुनवाई होगी। चूँकि स्टेट की तरफ से, केंद्र की तरफ से इस पे समय मांग लिया गया इंटरिम पे आर्गुमेंट्स के लिए। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज करने वाली जितनी याचिकाएं थी, सबों की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अदालत में हुआ। आज दोनों पक्ष को सुना गया, लेकिन जो आगे की सुनवाई है वो कल 2 बजे के लिए एडजर्न किया गया है और अभी सुनवाई पूरे केस में जारी है। जो मुस्लिम पक्ष के जो वकीलों का कहना था कि सेक्शन 3 में, सेक्शन 9 में, सेक्शन 14 में, सेक्शन 36 में और सेक्शन 83 में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, वो अमेंडमेंट्स उनके फंडामेंटल राइट का हनन करता है। ये मुस्लिम पक्ष का दलील था कानून के हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहसिन रजा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। वक्फ कानून को लेकर कहा कि कोर्ट में कांग्रेस को भरोसा है। शाहबानो केस में कांग्रेस सरकार ने फैसला पलट दिया था। कांग्रेस तो 3 तलाक के खिलाफ अर्जी डाल चुकी है। माननीय न्यायालय में विश्वास कहां रखते हैं? शाहबानो केस में भी आपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलटवाने के लिए उस समय की कांग्रेस की सरकार ने दबाव लिया था और उस फैसले को पलट दिया था। और आज अगर लोगों के न्याय के लिए और मुस्लिम समाज के उत्थान के, उनके कल्याण के लिए, गरीबों के लिए ये फैसला लेकर आई है आदरणीय मोदी सरकार, तो फिर आप उसको चैलेंज करने पहुंच गए। हमने अपनी बहनों के पैरों से ट्रिपल तलाक की बेड़ी से उनको आजाद किया। आप ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के उसमें भी आपने याचिकाएं दायर की। बरेली से तमिल एक्टर विजय थलपति के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया है। द बीस्ट फिल्म को लेकर यह फतवा जारी किया गया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने तमिलनाडु के मुसलमानों से विजय थलपति से दूरी बनाने की अपील की है। में हमने तमाम तमिलनाडु के मुसलमानों से कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सियासी अमल दखल रखते हैं और अपना चेहरा बदल करके आते हैं, मुस्लिम प्रेम का इजहार करते हैं, हमदर्दी के इजहार करते हैं, जबकि हकीकतन वो मुसलमानों के हमदर्द नहीं होते हैं। तो हमने फतवे में कहा है और तमिलनाडु के मुसलमानों को होशियार किया है कि विजय थलपति से दूरी बना के रखें और इनके साथ में शरीक न हों और न ही इनको अपनी मजलिसों में बुलाएं और न ही इनकी मजलिसों में जाएं। अखिलेश यादव के लिए एसपी ने एनएसजी सुरक्षा की मांग की है। एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अखिलेश यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। वहीं अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनएसजी सुरक्षा को लेकर क्या कहा था, सुनिए जरा। देखिए, कंसर्न कुछ नहीं है। मैंने आपसे कहा कि रात को सुबह मुझे एक अधिकारी आए, बड़े एक सीनियर ऑफिसर थे वो एनएसजी के, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आज से आपको एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि एनएसजी नहीं मिलेगी। तो मैं नियत मंशा उसी तरह समझ गया था। बीजेपी ऐसा दल है, अगर उसकी एक आंख फूट रही हो और दूसरे की 2 फूट जाए तो अपनी भी फूट सकते हो। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का यह प्रदर्शन ईडी के एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद आयोजित किया गया था। मंगलवार को इस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। 25 अप्रैल दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत यह तय करेगी कि जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट दायर की है उस पर संज्ञान लेना है या नहीं लेना है।
कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि धरना और प्रदर्शन का अधिकार कांग्रेस को है, लेकिन देश में लूट मचाने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ईडी जांच पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी खुलकर हमलावर है। नेशनल हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। देखिए, ये जब से सरकार आई है तब से हमारे नेतृत्व के ऊपर हमला किया जा रहा है। आप देखा होगा आपने कल की चार्जशीट जो नेशनल हेराल्ड केस में जो दाखिल किया है ईडी ने, और पूरी तरीके से वो फेक है और जानबूझकर केवल हमारे नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी जब से ये सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, शहर पूरे सड़क से लेके सदन तक, ये सरकार बौखला गई है। नेशनल हेराल्ड केस में आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के द्वारा जो श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी का नाम चार्जशीट में आया है, ये प्योरली एक टेक्निकल मामला है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि इस विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी, जो किसी के द्वारा समझ में आने वाली बात नहीं है। बंगाल में हिंसा को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वो योगी आदित्यनाथ से आग्रह करेंगे कि वो बंगाल आए। योगी के बंगाल आने से हिंदुओं का हौसला बढ़ेगा। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि योगी जी तुरंत बंगाल आए और हिंदुओं को बचाएं। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए योगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। कल ही योगी आदित्यनाथ ने मुर्शिदाबाद में हुए दंगे का जिक्र किया था और साफ कहा कि दंगा करने वाले लोग बातों से नहीं मानते। इन दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। आपने वहां की पीड़ा सुनी होगी।
सब लोग मौन है। कांग्रेस मौन है मुर्शिदाबाद के दंगों पर, कांग्रेस मौन है, समाजवादी पार्टी मौन है, टीएमसी मौन है। वे धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ था उसका समर्थन कर रहे हैं बड़ी बेशर्मी के साथ। अगर उन्हें बांग्लादेश अच्छा लगता है तो उनको बांग्लादेश ही जाना चाहिए, क्यों भारत की धरती पर बोझा बने हुए हो। ममता बनर्जी ने सीएम योगी पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब यूपी की महिला मंत्रियों ने ममता बनर्जी पर करारा वार किया। बेबी रानी मौर्य और विजयलक्ष्मी गौतम का कहना है कि योगी जी की सफलता ममता को रास नहीं आ रही है। सीएम योगी के खिलाफ शब्द बोलकर ममता बनर्जी ने अपनी गंदी मानसिकता का परिचय दिया है। ममता से अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा, यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री पर दे रही घटिया बयान। पूरा देश देख रहा है ममता की ओछी राजनीति को। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाली ममता बनर्जी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आईना दिखाया तो वह अपना असली चेहरा देख के मानसिक संतुलन खो बैठी। ये सब उनको रास नहीं आ रहा है कि योगी राज यानी उत्तर प्रदेश में योगी राज इस तरीके से है कि इतना बेहतर काम कर रहे हैं कि यहाँ के दंगाई, भ्रष्टाचार और ये सब यहाँ से माफियागिरी सब खत्म हो चुकी है, तो ये उनको रास नहीं आता। लखनऊ में आज मायावती ने बड़ी बैठक की। बीएसपी की बैठक में पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में आकाश आनंद शामिल नहीं हुए। वहीं बैठक में पार्टी के लोगों को कहना था कि मीटिंग में आकाश आनंद को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन आकाश आनंद को अभी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। आकाश आनंद जी को पार्टी में बहन जी के द्वारा फिर दोबारा से वापसी कर लिया गया है। बहन जी से आकाश जी ने माफी मांगी है कि जो गलतियां पूर्व में हुई हैं अब वो दोबारा नहीं होंगी। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी के पहले महापुरुषों ने परिवार को, रिश्ते नातों को त्याग कर इस मिशन को आगे बढ़ाया है, तो माननीय आकाश आनंद जी ने भी विश्वास दिलाया माननीय बहन जी को कि वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर इस पार्टी मूवमेंट के लिए समर्पित रहेंगे। फिरोजाबाद नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में बीजेपी पार्षद ने खुद की ही मुंडन कर विरोध जताया। नगर निगम गेट पर बैठक कर खुद ही सिर गंजा कर लिया। पार्षद ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 32 में नरेश शर्मा और नीटू बीजेपी पार्षद हैं। पार्षद का आरोप है कि 2 महीने पहले नगर निगम ने उनके वार्ड में बिना बताए सड़क निर्माण का भुगतान कर दिया गया। नियमों को दरकिनार करते हुए ठेकेदार को भुगतान किया गया। मेरे को भावना को ठेस नहीं पहुंचाना था। अब ये लोग कह रहे हैं मैंने तो कहा मेरे को किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाना था। आज भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक मैंने मुहिम छेड़ी है। नगर निगम भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे आ गया है। ये काम विपक्ष के लोगों को करना चाहिए था, लेकिन सभी भ्रष्टाचार और उसके लालच में उन्होंने लोगों ने बंद कर दिया है। आज देख रहे हो अमरोहा विधानसभा से विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली पर भीमराव अंबेडकर के अपमान करने का आरोप लग रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंबेडकर जयंती पर जूते पहने हुए बाबा साहेब के चित्र पर फूल चढ़ाते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग विधायक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ में होने वाले दामाद के साथ फरार हुई सास को पुलिस ने बिहार से पकड़ा है। सास और दामाद दोनों को पकड़कर पुलिस अलीगढ़ लाई है। महिला ने पूछताछ में बताया कि वो अपने पति के तरफ से लगाए जा रहे आरोपों से तंग आकर भागी है। घर से गहने लेकर भाग जाने की बात को महिला ने नकारा है। आपको बता दें कि आज ही के दिन राहुल की शादी होनी थी। पिछले 10 दिन से सास और दामाद फरार थे। आज उस महिला की बेटी की शादी होनी थी और पुलिस ने उस महिला और उस होने वाले दामाद को पुलिस ने बरामद कर लिया। वह प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर स्कूल बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में बस ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। गनीमत रही कि हादसे के बाद बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। तो यहां पर यह खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से घटना हुई है। प्रतापगढ़ में एक घटना हुई जहां पर स्कूल बस और ट्रेलर की टक्कर हुई। हादसे में बस ड्राइवर और खलासी की मौत हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय
बस में कोई बच्चा सवार नहीं था। तो बड़ी खबर यहां पर हम बता रहे हैं आपको, प्रतापगढ़ से बस ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हुई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की 2025 की परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी कर रहा है। यूपी बोर्ड अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रिजल्ट घोषित भी कर सकता है, लेकिन इस बीच नंबर बढ़वाने के लिए अभिभावकों और छात्र छात्राओं के पास बड़ी संख्या में फर्जी फोन कॉल्स आ रहे हैं, जिससे अभिभावक और छात्र छात्राएं भी खासे परेशान हो रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले साइबर ठग बाकायदा अभिभावकों के फोन नंबर पर फोन कर उनके बच्चे की परीक्षा में फेल होने की बात कह रहे हैं। इसके बाद बच्चे को अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए 3,000 से 10,000 रुपए तक की डिमांड भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और मूल्यांकन भी पूरा कर लिया गया है। 54 लाख जो परीक्षार्थी हाई स्कूल और इंटर के हैं, उन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार है। और उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सहयोग से आगरा में हज 2025 पर जाने वाले लोगों को ट्रेनिंग दी गई। 3 दिन तक चले इस कैंप का आज समापन किया गया। इस बार आगरा से 266 लोग हज पर जाएंगे, जिसमें 127 महिलाएं और 139 पुरुष हैं। सभी को ताजगंज स्थित मदरसे में हज की ट्रेनिंग दी गई। 14 अप्रैल से 16 अप्रैल तक इस कैंप को चलाया गया। ये कैंप उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सहयोग से लगाया गया। ट्रेनिंग के दौरान सभी को मक्का और मदीना में होने वाली इबादत, हज से जुड़ी रस्में, यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। 266 हाजी जो है हज पे जा रहे हैं, जिसमें 127 जो है औरतें हैं और 139 जो है लोग आदमी हैं। ये कैंप हर साल जो है लगता है हज से जाने से पहले, और इसके अंदर 3 दिन की ट्रेनिंग हाजियों को सिखाई जाती है कि आपको सऊदी अरब में जाके हज के अरकान को किस तरीके से करना है। तो उसी तरीके से जो है सब चीज़ों को बताया जाता है। और जो तीसरे दिन होता है, आखिरी दिन जो आज था, उसके अंदर हाजियों को किताबें दी जाती हैं। हरदोई में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों भाई अजीत और सुजीत पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। दोनों सीतापुर के रहने वाले हैं। कब्जे से 2,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दोनों पर 5 गंभीर मामले दर्ज हैं। दोनों बदमाश भागने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने हरियाणा नंबर की एक एम्बुलेंस को सीज कर दिया। भगवा चुंगी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान प्रयागराज की तरफ से एक एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस में कुछ संदिग्ध लगा। तुरंत एम्बुलेंस को रोका और जांच शुरू की गई। जांच में एम्बुलेंस से 10 से 12 सवारियां निकली हैं। एम्बुलेंस का इस्तेमाल यात्री वाहन के रूप में किया जा रहा था। पुलिस ने जब चालक से पूछताछ शुरू की तो वो बहस करने लगा। हरियाणा नंबर की एम्बुलेंस दिखाई दी, जिसे संदिग्ध मानकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों द्वारा रोका गया। एम्बुलेंस को रोकने के पश्चात वाहन चालक से उसके वैध प्रपत्र मांगे गए, जिसके द्वारा जो वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, तथा एम्बुलेंस को खोलने पर उसमें 10 से 12 सवारी बैठे हुए पाए गए। एम्बुलेंस चालक के द्वारा बताया गया कि उसका जो वाहन है 100 वाहन के रूप में पंजीकृत है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।